रोलेक्स दुनिया के सबसे लग्जरी ब्रांड्स में से एक है, जिसकी वैल्यू आज लगभग $8 बिलियन है। इसकी शुरुआत एक सदी पहले एक अनाथ बच्चे से हुई थी, जिसकी विरासत उससे छीन ली गई थी। उसके पास दृढ़ संकल्प और चुनौतियों को पार करने की हिम्मत के अलावा कुछ भी नहीं था। जब उसने अपने होम टाउन को छोड़कर दूसरे देश में जाने का फैसला किया, कुछ वर्षों तक काम करने के बाद उसने अपने पैशन को फॉलो किया और वॉच मेकिंग बिजनेस को खोला। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह बिजनेस उसे मॉडर्न रिस्ट वॉचेस की ओर ले जाएगा, जो घड़ियों की पूरी इंडस्ट्री को बदल देगा और $1 बिलियन एम्पायर खड़ा करेगा। हांस विल्सडॉर्फ का जन्म कुम्बाक जर्मनी में 22 मार्च 1981 में पेरेंट्स आना और जोना डैनियल विल्सडॉर्फ के घर हुआ था। हांस 3 बच्चों में से दूसरा बेटा था। उसका परिवार एक काफी सफल बिजनेस चलाता था, जो उसके दादा द्वारा लोहे का सामान बेचने से चला आ रहा था, जिससे वो जीवन यापन के लिए अच्छा पैसा कमा लेते थे। दुर्भाग्य से अगले कुछ वर्षों में उनकी माँ बीमार पड़ गई और 1852 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके 1 साल बाद ही उनके पिता भी गुजर गए। मतलब हांस सिर्फ 12 साल की उम्र में अनाथ हो गए। अब तीनों बहन भाई अपने मामा के पास रहते थे। उनके मामा ने तुरंत उनके फैमिली बिजनेस को बेचने का फैसला किया और कुछ पैसे उनकी शिक्षा के लिए इस्तेमाल किए और उन तीनों को जर्मनी के अर्नेस्ट कोबर्ग नामक एक अच्छे प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। हांस को शुरुआत से ही यह फैसला पसंद नहीं था। साथ ही नए शहर में रहने के दौरान हांस को एक आउटसाइडर के रूप में देखा जाता था और अक्सर दूसरे लड़के उसके धर्म के कारण उसे परेशान भी करते थे। अपने डिफिकल्ट चाइल्डहुड से उभरने के लिए उन्होंने अपना ध्यान स्कूल पर केंद्रित करने का फैसला किया। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, हांस को समझ आने लगा कि भले ही उनके मामा का निर्णय उन्हें पसंद नहीं आया हो, बट यह उनकी सक्सेस के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था। हांस ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहा है, हमारे मामा हमारे भाग्य के प्रति उदासीन नहीं थे, फिर भी जिस तरह उन्होंने मुझे जीवन में बहुत पहले ही आत्मनिर्भर बना दिया, उससे मुझे अपनी संपत्ति की देखभाल करने की आदत पड़ गई और पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि मेरी अधिकांश सफलता इसी कारण है। हांस को किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और वह एक बहुत प्रतिभाशाली छात्र थे। जिन विषयों में उन्होंने विशेष रूप से एक्सीलेंस हासिल की उनमें मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस थी। इसी दौरान उन्होंने फ्रेंच और इंग्लिश सीखी। वो हमेशा ट्रैवलिंग के बारे में बहुत उत्सुक रहते थे और जानते थे कि भाषाएं बहुत उपयोगी होंगी, और वास्तव में भाषाओं का उनके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल रहा है। स्कूल के दौरान उनकी दोस्ती एक स्विस लड़के से हुई, जो उन्हें अपने जन्म स्थल लॉ चॉक्स दे फोंट्स की कहानियां सुनाता था। यह स्विट्जरलैंड में स्थित एक शहर है जो अपनी वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के लिए काफी फेमस था। हांस इस जगह की कहानियां सुनकर बहुत ज्यादा उत्सुक थे। एक दिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान आकर हांस ने बोर्डिंग स्कूल को छोड़कर जेनेवा स्विट्जरलैंड जाने का फैसला किया। 19 साल की उम्र में उन्हें एक इंटरनेशनल पर्ल एक्सपोर्टिंग कंपनी में अप्रेंटिस के रूप में नौकरी मिली। यह कंपनी विभिन्न बाजारों से मोती खरीदती थी और उन्हें ज्वेलर्स को बेचने के लिए ग्रेड और पैक करती थी। उन्होंने यह नोटिस किया कि कंपनी अपने आप कुछ क्रिएट नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी एक अच्छा मुनाफा कमा रही थी। उस पर्ल कंपनी में रहते रहते उन्होंने बिजनेस के बारे में बहुत सी चीजें सीखी। वहाँ काम करते करते एक दिन हांस को अपने दोस्त का लेटर रिसीव हुआ, जिसने उन्हें कुनो कॉटन नामक एक कंपनी में जॉब ऑफर की। कुनो कॉटन उस समय के सबसे बड़े हाई क्वालिटी वॉच मेकिंग बिजनेस में से एक था और हर साल लगभग 1 मिलियन स्विस फ्रैंक्स की घड़ियां एक्सपोर्ट करता था। वे कुछ घड़ियां अपने आप भी बनाते थे। यह सुप्रसिद्ध कंपनी ला चॉक्स दे फोंट में स्थित थी, जहां वह हमेशा से जाना चाहता था। हालांकि जिस कंपनी में वह पहले से काम कर रहा था वह उसके लिए अधिक फायदेमंद थी, लेकिन ला चॉक्स दे फोंट और घड़ियों के कारोबार में उसकी जिज्ञासा और भी अधिक थी। इसीलिए 1900 में वह इस कंपनी में काम करने के लिए ला चॉक्स दे फोंट में चले गए। स्कूल में इंग्लिश सीखना उनके लिए फायदेमंद रहा और उन्हें एक इंग्लिश ट्रांसलेटर और क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके उन्हें हर महीने 80 स्विस फ्रैंक्स मिलते थे। साथ ही वे हर दिन सैकड़ों पॉकेट वॉचेस को वेरीफाई भी किया करते थे कि वे एक्यूरेट है या नहीं। इन चीजों की मदद से उन्हें वॉच मेकिंग बिजनेस और सभी प्रकार की घड़ियों का उत्पादन कैसे किया जाता है इसके बारे में काफी ज्ञान हुआ। हालांकि वो वहाँ ज्यादा समय नहीं बिता पाए। कुनो कॉटन में 2 साल काम करने के बाद उन्हें वापस जर्मनी आकर आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। आर्मी में अपनी सर्विस देने के बाद 22 साल की उम्र में वो लंदन चले गए, जहां उन्हें एक और हाई क्वालिटी वॉच कंपनी में काम मिला। वहां उन्हें एक बड़ा रोल मिला कंपनी की सेल्स इंक्रीज करने का। 2 वर्षों तक वो उस कंपनी में काम करते रहे और कंपनी के लिए अधिक क्लाइंट्स और सेल्स लाने में काफी सक्सेसफुल रहे। उस समय तक उन्होंने घड़ियों के बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीजें जान ली थी
और साथ ही वह घड़ियों का अपना बिजनेस बनाने के बारे में भी सोच रहे थे। उन्हीं वर्षों के दौरान उनकी मुलाकात फ्लोरेंस, फ्रांस में क्लोटी से हुई, जिनसे उन्होंने आगे चलकर शादी की। एक दिन हांस अपने ब्रदर इन लॉ एल्फ्रेड जेम्स डेविस के साथ बैठे थे और अपने जीवन व फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर रहे थे। हांस ने उन्हें बताया कि उसे लगता है कि वह घड़ियों का अपना बिजनेस खोलने के लिए काफी कॉन्फिडेंट है, बस उसे कुछ पैसे की जरूरत है। एल्फ्रेड के पास पैसा था और वह जानता था कि हांस को घड़ियों का कितना शौक है। एल्फ्रेड के पास काफी कम एक्सपीरियंस था, बट उसने इस जर्मन की काबिलियत पर जोखिम उठाया और उसने कहा कि वह उसके बिजनेस वेंचर में उसकी मदद करेगा और अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। उन्होंने हाथ मिलाया और साल 1905 में उन्होंने विल्सडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड की स्थापना की, जो अंततः कुछ वर्षों बाद रोलेक्स बनी। उन्होंने हरमोन एगलर नामक स्विस वॉच कंपनी के साथ साझेदारी की, जो स्विट्जरलैंड में स्थित थी, और स्विट्जरलैंड से इंग्लैंड तक सामान इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना एक ऑफिस बियान स्विट्जरलैंड में भी खोला। वैसे हांस घड़ियों से बहुत प्रेम करते थे, बट वॉच इंडस्ट्री की एक चीज उन्हें बहुत अजीब या अनफेवरेबल लगती थी, पॉकेट वॉचेस। उस समय रिस्ट वॉचेस ज्यादातर महिलाएं द्वारा आभूषण के रूप में पहनी जाती थी और कुछ लोगों द्वारा इसे बुरी या हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसका कारण समय के बारे में सटीक जानकारी न होना था। ये घड़ियां पॉकेट वॉचेस की तुलना में बहुत छोटी थी और इनमें छोटे छोटे मूवमेंट शामिल थे, जो मूवमेंट में स्मॉल डिटेल्स के कारण नियमित रूप से घड़ी को तेज या धीमा कर देते थे। यही मेन रीजन था कि उस समय पॉकेट वॉचेस ज्यादा लोकप्रिय थी और इनके बल्कि साइज के कारण इन्हें ज्यादा मैस्कुलिन भी माना जाता था। बट हांस को इसका उपयोग इनकन्वीनियंट लगता था। हर बार समय देखने के लिए उन्हें जेब में हाथ डालना पड़ता था, जिससे उन्हें थोड़ी परेशानी होती थी, स्पेशली जब वे कुछ काम कर रहे होते थे। उस समय यह माना जाता था कि एक परफेक्ट रिस्ट वॉच बनाना लगभग इम्पॉसिबल है, जो कॉन्स्टेंटली एग्जैक्ट टाइम दिखा सके और रोजमर्रा में उपयोग हो सके। मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि पॉकेट वॉचेस लगभग पूरी तरीके से गायब हो जाएंगी और रिस्ट वॉचेस निश्चित रूप से उनकी जगह ले लेगी। हांस विल्सडॉर्फ 1914। हांस की यह प्रेडिक्शन थी कि जल्द ही रिस्ट वॉचेस हर व्यक्ति की पहली पसंद होगी और ऐसा करने के लिए वो एक परफेक्ट रिस्ट वॉच बनाने के लिए फुल्ली कमिटेड थे। उन्होंने अगले कई साल पूरे यूरोप में कई देशों में यात्रा में बिताए और काउंटलेस वॉच मेकर से मिलकर घड़ियों की छोटी छोटी बारीकियों पर चर्चा की। उन्हीं वर्षों के दौरान उन्होंने अपनी रिस्ट वॉचेस को भी रिलीज करना शुरू कर दिया। जो चीजें उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान अन्य वॉच मेकर से सीखी, उसका इस्तेमाल करके वो पुरुषों और महिलाओं के लिए एक बेहतर हाई क्वालिटी एंड रिलायबल रिस्ट वॉच बनाने का काम कर रहे थे। इसके तुरंत बाद ही उनकी कंपनी को कुछ लोकप्रियता मिलने शुरू हो गई और 1908 तक यह इंग्लैंड की वॉच मेकिंग इंडस्ट्री में 6 कंपनियों में से एक बन गई। अब हांस अपनी कंपनी का नाम बदलना चाहते थे, जिसमें लैंग्वेज बैरियर ना हो, हाई क्लास कैची के साथ साथ बोलने में भी आसानी हो। नाम का छोटा होना भी आवश्यक था ताकि वो घड़ी के डायल में आसानी से फिट हो सके। 5 अल्फाबेट्स के साथ काफी समय बिताने के बाद वो रोलेक्स पर आकर रुके। नाम मिलने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने इसे विल्सडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड के ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर करा लिया। अगले कुछ वर्षों के दौरान रोलेक्स को अपनी हाई क्वालिटी रिस्ट वॉचेस के लिए जाना जाने लगा और कई अमीर लोगों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और कई बिजनेसेस, जिनमें वॉच कंपनीज भी शामिल थी, बिजनेस में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे और कई बिजनेसेस को तो बंद भी करना पड़ा, बट नॉट रोलेक्स। इस ट्रैजिक इवेंट ने हांस की कंपनी को और भी ज्यादा प्रसिद्ध बना दिया। कई सैनिकों को पॉकेट वॉचेस के बजाय रोलेक्स घड़ियां दी गई क्योंकि इसका उपयोग करना बहुत आसान और सुरक्षित था। साथ ही उन्हें अटैक को कोऑर्डिनेट करने के लिए भी मदद मिलती थी क्योंकि सारी घड़ियां समय के साथ बहुत सटीक थी। इस समय तक कंपनी इतनी ज्यादा विकसित हो चुकी थी कि वो 1914 में 60 लोगों को रोजगार दे रहे थे और उनके पास लंदन में एक काफी बड़ा ओपन ऑफिस स्पेस था। इतना ही नहीं, रोलेक्स ने स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित फर्स्ट एवर क्रोनोमीटर रेटिंग जीती। साथ ही लंदन की क्यू ऑब्जर्वेटरी से क्लास ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रिसिजन भी प्राप्त किया। इन चीजों ने लोगों के मन में रोलेक्स के प्रति ट्रस्ट को बिल्ड कर दिया, बट सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी। साल 1914 में ब्रिटिश ने 33% टैक्स अप्लाई कर दिया उन सभी कंपनी पर जो ग्रेट ब्रिटेन में रजिस्टर्ड हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पार माल एक्सपोर्ट करती है। यह हांस के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया, इसलिए इन टैक्सेस से बचने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर लंदन से बियान स्विट्जरलैंड में शिफ्ट कर दिया।
उनके इस मूव का एक अन्य कारण यह भी था कि वर्ल्ड वॉर के कारण ब्रिटेन के लोग जर्मन्स को नापसंद करने लगे, और चूंकि हांस विल्सडॉर्फ नाम क्लियरली जर्मन था और भले ही उन्होंने रोलेक्स को पहले ही रजिस्टर कर लिया था, फिर भी वह इंग्लैंड में विल्सडॉर्फ और डेविस नाम का उपयोग कर रहे थे, जिसे बुरी नजरों से देखा जा रहा था। इसी कारण उन्होंने अपनी कंपनी का नाम विल्सडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड से बदलकर रोलेक्स वॉच कॉर्पोरेशन लिमिटेड किया। साल 1915 में वर्षों बाद हांस ने रोलेक्स के प्रसिद्ध ट्रेडमार्क लोगो 5 स्टार क्राउन को भी रजिस्टर किया, जो तभी से उन घड़ियों के डायल्स पर इम्प्रिंटेड है। साल 1919 में रोलेक्स वॉच कॉर्पोरेशन ने अपने मेन ऑफिस को बियान से जिनेवा में मूव किया, जो आज भी वहीं मौजूद है। इसके बाद से कंपनी ने बियान में घड़ी की मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया और जिनेवा में असेंबलिंग पर। जिनेवा में वो जांच करते थे कि मूवमेंट एक्यूरेट है या नहीं, और हाई क्लास डिजाइन के साथ वहीं से अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते थे। जिनेवा में ही हांस ने अपनी टीम के साथ रिस्ट वॉचेस को टेक्निकली इंप्रूव और इनोवेट किया। उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प की बदौलत उन्हें अंततः बहुत बड़ी सफलता मिली। 1926 में रोलेक्स ने अपना नया मॉडल रिलीज किया, जिसने वॉच इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया, द रोलेक्स ऑयस्टर, इतिहास की पहली वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच। इस नए मॉडल को बहुत ही टाइट केस के साथ सील किया गया था, जो अंदर मौजूद छोटी घड़ी के मूवमेंट के लिए ऑप्टिमल प्रोटेक्शन प्रदान करता था, जिससे यह वाटरप्रूफ बनी। हांस जानते थे कि यह रिवोल्यूशनरी है और लोग निश्चित रूप से इसमें रुचि लेंगे, लेकिन उन्होंने इसे बेहद क्रिएटिव वे में दुनिया के सामने पेश करने के लिए सही मौके का इंतजार करने का फैसला किया। साल 1927 में हांस ने लंदन की एक महिला मर्सिडीज ग्लेसे के बारे में सुना, जिसने दावा किया था कि वह इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने में सक्षम थी। 20.5 माइल्स में फैली हुई वाटर बॉडी जो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वह हजारों लोगों के सामने फिर से पानी पार करने के लिए तैयार हो गई, जबकि पानी पहले से काफी ज्यादा ठंडा था। हांस ने यह मौका देखा और उसे गले में रोलेक्स ऑयस्टर घड़ी पहनने के लिए प्रोत्साहित किया। ठंडे पानी में ज्यादा देर रहने के कारण वो बेहोश हो गई और उन्हें रास्ते में ही बाहर निकालना पड़ा। उसने चैनल के रास्ते का लगभग 4/5 हिस्सा तय किया था। टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया, बट रोलेक्स ऑयस्टर पानी से बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में बाहर निकली। लोग इस घड़ी की दीवानी हो गई और हांस ने घटना से संबंध लंदन डेली मेल न्यूज़पेपर के सामने एक विज्ञापन देकर प्रचार किया। यह वो पॉइंट था जिसने रोलेक्स को एक रिवोल्यूशनरी वॉच के रूप में इंटरनेशनल फेम दिलाई। हाइप को और बढ़ाने के लिए हांस ने फिशबोल के अंदर असली मछलियों के साथ अपनी रोलेक्स ऑयस्टर को मार्केट करना शुरू कर दिया। घड़ी के साथ ये फिशबोल रोलेक्स की हर एक डीलरशिप में डिस्प्ले होता था ताकि लोग इसे देख सकें। इस जीनियस स्ट्रैटेजी ने खतरनाक तरीके से काम किया और लोग रोलेक्स के प्रति आकर्षित हो गए। अब हांस ने रोलेक्स को बड़े पैमाने पर एडवर्टाइज करने का फैसला किया, इसीलिए 1928 में उन्होंने ब्रिटिश टॉप मॉडल एवलिन ले के साथ काम करने का फैसला किया अपनी घड़ी को प्रमोट करने के लिए। जरा आप इस तस्वीर को देखिए जिसमें उन्होंने अपनी घड़ी पहना हाथ फिश बोल में डाल रखा है। पब्लिसिटी यही नहीं रुकी। 1933 में रोलेक्स ऑयस्टर को फिर से अखबारों में देखा गया। इस बार खबर माउंट एवरेस्ट के ऊपर से गुजरी फ्लाइट से रिलेटेड थी, जिसमें चालक दल के सदस्य जो रोलेक्स पहने हुए थे यह देखकर बहुत संतुष्ट थे कि उड़ान के बाद भी उनकी घड़ियां 100% फंक्शनल थी। जीनियस मार्केटिंग का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब प्रसिद्ध ड्राइवर मैल्कम कैम्पबेल ने 1935 में 300 मील प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाने का रिकॉर्ड बनाया, तो तब उन्होंने रोलेक्स पहनी हुई थी। इस पॉइंट पर लोगों ने रोलेक्स को न केवल एक हाई क्वालिटी डिजाइन्ड वॉच के रूप में देखना शुरू कर दिया, बल्कि एक ट्रस्टवर्दी, रिलायबल और टेक्निकल रिस्ट वॉच के रूप में भी देखा, जिसे कोई भी रोजमर्रा के उपयोग के लिए पहन सकता है। रोलेक्स ने लोगों को आकर्षित करना जारी रखा। साल 1931 में रोलेक्स ने अपने अपडेटेड मॉडल रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल को इंट्रोड्यूस किया, जो फर्स्ट एवर वाटरप्रूफ एंड सेल्फ वाइंडिंग रिस्ट वॉच बनी। इसका पिछला मॉडल रोलेक्स ऑयस्टर एक बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन उसमें चुनौती यह थी कि अक्सर उसे मैनुअली घुमाना पड़ता था, जो कि काफी डिफिकल्ट होता था इसके टाइट केस के कारण। एक स्वयं घुमावदार या सेल्फ वाइंडिंग घड़ी का निर्माण करना एक सपना था जिस सदियों से लोगों ने पूर्ण करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया।
रोलेक्स के अलावा 1934 से 1940 तक हांस ने रोलेक्स फर्म के बाहर भी हाई क्वालिटी वॉचेस बनाई और उन्हें अपने नाम से ट्रेडमार्क किया। लेकिन फ्रेंच, ब्रिटेन और यूएस मार्केट में जर्मनी के प्रति नफरत के कारण इसे बंद करना पड़ा। अपनी तमाम उपलब्धियों के बावजूद भी हांस को कभी कभी मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था और अपने जर्मन नाम के कारण एक सफल कंपनी बनाने के लिए उन्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा तो रोलेक्स को एक भारी झटका लगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड के बाहर यूरोप के कुछ अन्य बड़े बाजारों में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना कठिन और महंगा हो गया। हांस इस सिचुएशन से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और उसी दौरान उनके जीवन में एक और त्रासदी हुई। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। साल 1944 में अपनी पत्नी की याद में उन्होंने सामाजिक कार्यों के लिए एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन विल्सडोर्फ फाउंडेशन की स्थापना की। एक और इम्पोर्टेंट बात, हांस की मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने रोलेक्स की 100% ओनरशिप को विल्सडोर्फ फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दिया था। मतलब विल्सडोर्फ फाउंडेशन ही रोलेक्स को आज पूरी तरीके से नियंत्रित करती है। इसीलिए रोलेक्स कभी भी पब्लिक नहीं होगी, ना ही कभी बेची जाएगी और ना ही वो कभी टैक्स पे करेगी, क्योंकि मूलतः वो एक चैरिटी यानी दान है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, रोलेक्स ने जबरदस्त तरीके से उड़ान भरना शुरू कर दिया। एक आइडिया के लिए 1946 तक रोलेक्स ने अपने 50,000 सर्टिफाइड रोलेक्स क्रोनोमीटर बेची, जिसे उसने 20 साल पहले सर्टिफाइड करना शुरू कर दिया था। अगले साल 1947 में उनकी सेल 1 लाख सर्टिफाइड रोलेक्स क्रोनोमीटर तक पहुंच गई। मतलब एक ही वर्ष में पिछले 2 दशकों से दुगनी हो गई। इसकी सफलता को उनके नए मॉडल से समर्थन मिला जो 1945 में जारी किया गया था, द रोलेक्स डेटजस्ट। यह पहली वाटरप्रूफ सेल्फ वाइंडिंग रिस्ट वॉच थी जो महीने की तारीख भी बताती थी। इसके लगभग 10 साल बाद रोलेक्स ने एक और रिवॉल्यूशनरी मॉडल लॉन्च किया, द रोलेक्स डे डेट। यह सबसे पहली वाटरप्रूफ सेल्फ वाइंडिंग रिस्ट वॉच बनी जिसमें न केवल महीने की तारीख बल्कि सप्ताह का दिन भी शामिल था। इस प्रकार की घड़ियां आज भी देखी जाती हैं जो अक्सर रिस्ट वॉच के नॉर्मल यूज के लिए स्टैंडर्ड हैं। 50 के दशक में रोलेक्स इनोवेटिव घड़ियों की एक सीरीज जारी कर रहा था। उनमें से सबसे प्रसिद्ध रोलेक्स सबमरीनर थी, जिसे 1953 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यह पहली डीप डाइविंग वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच थी जो बिना खराब हुए समुद्र में 100 मीटर की गहराई तक पहुंच सकती थी। वर्ष 1960 में हांस विल्सडोर्फ की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद रोलेक्स ने खुद को एक लग्जरी ब्रांड के रूप में देखना शुरू कर दिया था, जो आज तक है। कंपनी ने अपनी मार्केटिंग को हाई सोसाइटी के लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव वॉच कलेक्शन बनाने पर अधिक केंद्रित किया, जिसने काम भी किया। एक और ध्यान देने वाला फैक्टर यह है कि 1985 में रोलेक्स ने 904L के साथ अपनी घड़ियों का निर्माण करना शुरू किया, जो एक बहुत ही इंड्योरेबल और एक्सपेंसिव स्टील है, जो उनकी महंगी कीमतों का एक कारण है। रोलेक्स ऐसा करने वाली पहली घड़ी बनी। आज रोलेक्स दुनिया का मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल वॉच ब्रांड है। एक ऑर्फन बॉय जिसके पास कुछ भी नहीं था, वहां से हांस विल्सडोर्फ ने अपना रास्ता बनाया और वो वॉच इंडस्ट्री को उस रूप से बदलने के लिए जिम्मेदार हैं जिसे हम आज जानते हैं। डिजाइन और टेक्निकल इनोवेशन के प्रति उनके पैशन ने उन्हें इंडस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्तियों में से एक की सूची में डाल दिया। वो आज यहाँ मौजूद नहीं है, पर उनकी लेगेसी हमेशा मौजूद रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।